I don't feel like having a children, and it's as normal as feeling like having a children. I have friends who've had babies now. Kudos to them, man. Like, they're really happy, and having a child is one of the best things that can happen to you, but particularly don't want to lead that life. हर साल जून में असम के कामाख्या मंदिर में एक अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला लगता है आषाढ़ के हिंदू महीने में, जब असम में बारिशें आती हैं। इस महीने के 7 से 10 दिन के बीच कामाख्या मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूजा सस्पेंड कर दी जाती है। कहा जाता है कि मां के रजस्वला होने पर 3 दिनों तक गुवाहाटी में कोई मंगल कार्य नहीं होता। खेती के काम पर भी रोक लगाई जाती है। इन दिनों विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण पका हुआ खाना भी नहीं खाते। भला क्यों? माना जाता है कि कामाख्या देवी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है इस दौरान। अंबुबाची मेला फर्टिलिटी और वुमनहुड को सेलिब्रेट करता है। इंडियन कल्चर में फर्टिलिटी सदियों से सेलिब्रेट करी जा रही है, पर आज फर्टिलिटी का महत्व बहुत अलग हो गया है। इंडियन शहरों में कई मैरिड कपल्स ने निर्णय लिया है कि वो बच्चे नहीं चाहते। और इस वीडियो के लिए मैंने बात करी कपल से, साइकोलॉजिस्ट से और एंटी नेटलिस्ट से इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। We decided that, hey, once now we're married, we want to spend more time with each other and don't want to get bogged down or constrained with a child. निखिल अपनी बीवी के साथ दिल्ली में रहते हैं और उनकी एक अच्छी खासी जॉब है। दोनों ही अपने 30s में और 10 साल से मैरिड हैं, पर वो बच्चे नहीं चाहते क्योंकि बच्चों की वजह से वो अपने आप पर दबाव नहीं डालना चाहते किसी भी तरह का। You know, of course, like, I'm 33. I have friends who've had babies now. Kudos to them, man. Like, I'm sure they're really happy, and having a child is one of the best things that can happen to you, but particularly don't want to lead that life. निखिल के कई दोस्त हैं जिनके खुद के बच्चे हैं। अब उनके लिए वो खुश हैं, पर वैसी जिंदगी उनको अपने लिए नहीं चाहिए। देबश्री, जो हिंदी सीरियल्स में एक एक्टर है, उनका भी ऐसा ही मानना है। It's a choice, you know. It's simply because I don't feel like having a children, and it's as normal as feeling like having a children. एक जमाना था जब बच्चे पैदा करना महिलाओं के लिए एक ड्यूटी मानी जाती थी। वो एक चॉइस नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। पर अब कई महिलाएं सोच रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह अब एक चॉइस है और मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे बच्चे करने या फिर नहीं। इन कपल्स को कहा जाता है डिंक, यानी कि डबल इनकम नो किड्स। तो इंडिया में एक कपल से डिंक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर क्यों रहे? 37 साल की मंजूरी, जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। वो एक ई-कॉमर्स पोर्टल की ओनर थी जिन्होंने शादी करी एक मार्केटिंग मैनेजर से। मंजूरी ने कहा कि हमारी शादी लेट हुई थी और हम दोनों अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। इस वजह से उनको एक प्रैक्टिकल निर्णय लेना पड़ा बच्चे ना करने का। मंजूरी कहती कि उनके दोस्तों की सेटल जिंदगी है। उनके मन में डर था कि अगर उनका करियर इतना अच्छा नहीं जा रहा तो उनके बच्चों को वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी जो उनके दोस्तों के बच्चों को मिलेंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी उनकी जहां खर्चे बहुत टाइट थे। Cost of raising a child from year 0 to year 18 is anywhere between 65 to 70 lakh rupees in today's money. और वो गलत नहीं है। 2020 के एक एनालिसिस ने दिखाया कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद इनिशियल साल में करीब 1 लाख रुपए खर्च होता है दवाइयों, वैक्सीनेशंस और बेबी केयर आइटम्स में। और कई कपल्स जो शहर में रहते हैं उनके लिए ये रकम बहुत बड़ी है। जब बच्चा 2 साल का आ जाता है तब सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है, वो है एजुकेशन। प्ले ग्रुप हो या फिर डे केयर, इस चीज पर खर्चा 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है। उस एनालिसिस ने दिखाया कि 65% पेरेंट्स अपनी आधी एनुअल इनकम यूज करते हैं बच्चों की एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे। 2023 की एक स्टडी ने दिखाया कि इंडियन अर्बन पेरेंट्स 25 से 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की फीस के लिए, और कॉलेज के लिए तो कुछ लोगों को 15 से 50 लाख तक खर्च करना पड़ता है। अब ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्बन इंडिया में एवरेज मंथली सैलरी बस अराउंड 21,000 है और 2020 से ये बस 7.5% ही बढ़ी है, जबकि खर्चे उससे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। पर वो पेरेंट्स जिनके पास पैसा है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। कई न्यूज रिपोर्ट ने दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर आपको अच्छे प्राइवेट स्कूल में भर्ती करना है तो उसके लिए भी बहुत टफ इंटरव्यूज होते हैं। अस्मी शाह, जो एक ट्रस्टी है मुंबई के एक प्ले स्कूल की, वो कहती है कि बच्चों को पजल सॉल्व करने होते हैं, कहानियां नरेट करनी होती हैं और बताना होता है कि कौन सी सब्जियां जमीन के अंदर ग्रो करती हैं और कौन जमीन के ऊपर। अब कितने 3 साल के बच्चों को ये सब पता होगा? कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारे शहरों में इतने अच्छे स्कूल्स नहीं हैं जितनी उनकी डिमांड है। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 3 लाख बच्चे 2,500 स्कूल्स में जाते हैं,
अब ओवरऑल सभी बच्चों के लिए एक स्कूल है, पर जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें कई एप्लीकेशंस आती हैं और देश में भागदौड़ बस उन्हीं टॉप स्कूल्स के लिए है। बैंगलोर में भी ऐसी हालत है, जहाँ एक पॉपुलर कैथोलिक स्कूल में 45 किंडरगार्टन सीट्स के लिए 800 एप्लीकेशंस आती हैं। शरद अरोड़ा, जो एक स्पोर्ट्स चैनल के मार्केटिंग डायरेक्टर है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी छोटी बच्ची के लिए 10 से ज्यादा स्कूल्स में अप्लाई किया, पर उनकी बच्ची का एडमिशन कितने स्कूल्स में हुआ? बस एक। सीमा और अरुण वर्मा, जो एक होटल चेन में हेड शेफ्स हैं, वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे और उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे के लिए 17 स्कूल्स में अप्लाई किया। पर ये काफी नहीं है, उन दोनों को 10 दिन की लीव लेनी पड़ी अपने बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और उन्होंने एक सेकंड बच्चे करने का प्लान भी डिले कर दिया तब तक जब तक उनके पहले बच्चे को एडमिशन नहीं मिल जाता। पर जैसे उनका परिवार सेटल होने लगा और उनका ट्रांसफर हो गया चेन्नई में। सीमा ने कहा कि स्कूल एडमिशंस का प्रोसेस एक नाइटमेयर है। ये सिस्टम बस पेरेंट्स को डरा कर रखता है। स्कूल्स ढूंढने के लिए कुछ पेरेंट्स तो वेट ही नहीं करते जब तक उनका बच्चा पैदा होता है। मुंबई की प्रिया शेषाद्री ने कहा कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई थी, वो डिफरेंट स्कूल्स जाने लगी उनके एडमिशन फॉर्म्स को परखने के लिए। वो कहती कि सब उनको पागल मानते थे, पर उन्होंने कहा कि स्कूल्स में भर्ती लेना इतना टफ हो गया है कि अगर वो अर्ली स्टार्ट करेंगी तो उनसे उनको फायदा मिलेगा। और ऐसी चीजें करनी पड़ रही है इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। या तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही स्कूल्स को छानने लग जाए, या फिर मोटी रकम दे डोनेशन के तौर पे, ताकि उनके बच्चों की एडमिशन गारंटी हो जाए। अगर स्कूल में एडमिशन मिल भी गया, अगला चैलेंज होता है घर का। द हिंदू ने कहा कि अर्बन इंडिया में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। रेंटल प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है इंडियन शहरों में। इंडिया के 6 बड़े शहरों में एवरेज रेंट एक 1 BHK के लिए 11,000 से 38,000 तक हो सकता है। अगर आप रेंटल अफोर्ड भी कर सकते हो तो घर खरीदना तो मानो एक सपना हो गया। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की 2023 की स्टडी ने दिखाया कि लास्ट 30 सालों में पर कैपिटा इनकम्स तो इंडिया में 5 गुना बढ़ी हैं, पर प्रॉपर्टी के दाम 15 गुना। 2022 के रॉयटर्स पोल ने दिखाया कि मुंबई और दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी प्राइसेस हर साल 4 से 5% तक बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु और चेन्नई में ये 5.5 से 6.5% है। RBI ने भी होम लोन्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। नाइट फ्रैंक इंडिया, जो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है, उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि इंडियन हाउसिंग सेक्टर का बहुत फायदा हुआ है पिछले 2 सालों में लो इंटरेस्ट रेट से, पर अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ी हैं तो होम लोन्स की EMI भी बढ़ेगी। एक 2022 की रिपोर्ट ने कहा था कि वो लोग जो 25,000 रुपए कमाते हैं हर महीने में, वो देश के टॉप 10% में आ जाते हैं। पर ये टॉप 10% लोग भी इंडियन शहरों में घर नहीं खरीद सकते। इस वजह से कई कपल्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बजट्स के बारे में। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि जब एक कपल का बच्चा हो जाता है तो उनके एक्सपेंसेस करीब 10 से 20% तक बढ़ जाते हैं। इसी वजह से कई कपल सोच रहे हैं कि हम इतना खर्चा एक बच्चे पर क्यों करें जब हम वो खर्चा अपने ऊपर कर सकते हैं। उसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि अगर एक कपल के कोई बच्चे नहीं होंगे तो उनके पास एक लग्जरी आ जाती है पैसा सेव और इन्वेस्ट करने की। ये प्रॉब्लम बस अर्बन इंडिया में ही नहीं है, कई और एक्सपेंसिव शहरों में भी है, जैसे सिंगापुर। 2022 में नंबर ऑफ बेबीज जो सिंगापुर में पैदा हुए वो 7.9% तक गिर गए। अब चाहे सिंगापुर का GDP पर कैपिटा बहुत हाई हो, पर उसके साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उधर इतनी ही एक्सपेंसिव हो रही है। क्योंकि हमारा जो एक रीजन था फॉर नॉट हैविंग अ बेबी, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक सिंगापुर, जहाँ पे बच्चों को रेज करना इतना एक्सपेंसिव है, जो भी हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, वी वांट टू स्पेंड इट ऑन आवरसेल्व्स एंड वी वांट टू हैव मोर ऑफ आवर डिस्पोजेबल इनकम फॉर आवरसेल्व्स। ये कपल सिंगापुर में रहता है। पैंडेमिक के दौरान सिंगापुर सरकार एक अलाउंस भी दे रही थी कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए। Couples expecting a baby will get a one-off $3,000 grant to defray the cost of having a child. पर कई कपल्स कतराते हैं कि फाइनेंशियल कॉस्ट जो होती है एक बच्चे को रेज करने की, वो बहुत ज्यादा है। ये उन कपल्स के साथ हो रहा है जो शहरों में रहते हैं और जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, और वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी परवरिश को अपने बच्चों की परवरिश के साथ कि जब मैं छोटा था एक अच्छे स्कूल में घुसना या फिर एक अच्छा मकान लेना इतना मुश्किल नहीं था। पर आज अगर आपको किसी इंडियन शहर में अपने बच्चे का एडमिशन कराना एक अच्छे स्कूल में या फिर एक अच्छा मकान चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत है। अब क्योंकि बच्चों पर उनको खर्चे नहीं करने पड़ रहे, उसका मतलब है कि वो पैसा अपने फ्रीडम के लिए यूज कर सकते हैं। कल्याण मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं। I did meet a person who was my wife then and now also, who had a similar interest of not having kids, and primarily we wanted to basically, very materialistically speaking, make good for ourselves, have assets, have properties, have shares, have a career, have ambitions. So we did not want to come back home to another responsibility.
उनके लिए सबसे अपीलिंग था फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिलेगा उनको एक चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल से। Whatever the best that we can for ourselves in terms of our career, in terms of our growth, in terms of how big you can make. The city plays a massive role in this entire scenario. Bombay as a city is very, 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 very fast. जबकि निखिल और उनकी बीवी के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत जरूरी था। I have a certain lifestyle which I don't think is the most prudent for a child to grow up around. I like to travel. We like to do things. We like to go to concerts and stuff like that. So I just think like having a child would really like lock us down, and no matter what, that child will become the most important thing in your life, and I don't think I'm ready for that, to be very honest, or like my wife as well. कई लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बकेट लिस्ट में इतनी चीजें हैं, मैं उनको क्यों ना कंप्लीट करूं बच्चे पैदा करने की बजाय। पर ये क्या बहुत सेल्फिश नहीं है? We all are selfish. We all think about ourselves first. If you think that you want to have a fulfilled life without a children, it is selfish, but it is not a wrong selfishness. When I say that I don't want to have a children, first of all, it's my choice, and secondly, I want to complete my life. तो मिलेनियल्स और जेन ज़ीज अपने पर्सनल फ्रीडम को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कई थ्योरीज है। एक चीज है कि अब इंडियन सोसाइटी बदल रही है। एक जमाने में हमारा समाज कलेक्टिविस्ट होता था, जिसका मतलब था कि फैमिली मेंबर्स और समाज के बीच एक इंटरडिपेंडेंस थी। मतलब हमारे समाज में सबसे ज्यादा अहमियत एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक परिवार को दी जाती थी। 2008 में 37% इंडियन फैमिलीज न्यूक्लियर होती थी, पर आज ये नंबर 50% हो गया है। कई स्टडीज ने दिखाया कि इसके पीछे एक कारण है अर्बनाइजेशन। जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, जो खर्चे हैं शहरों में वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अमृता नंदी जो एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि कई लोगों को शर्म आएगी जब वो पब्लिकली बताएंगे कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। पर जहाँ एक जमाने में कपल का परिवार डिसाइड करता था कि कपल को बच्चे करने चाहिए या फिर नहीं, अब ये चॉइस कपल के पास खुद है। और ये हुआ है ज्यादा इंडिविजुअलिज्म की वजह से, जहाँ समाज में सेंट्रल कैरेक्टर परिवार नहीं बल्कि इंडिविजुअल है। डिंग कपल्स, डबल इनकम नो किड्स कपल्स मानते हैं कि उनके पैसे तो खर्च होंगे ही बच्चों की वजह से, पर उनको करियर में भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये स्पेशली ट्रू है महिलाओं के लिए। जैसे 41 ईयर ओल्ड सुष्मिता दासगुप्ता कैलकाटा में कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। वो साल में 2 हॉलीडेज लेती हैं, जिसमें से करीब 1 महीने की हॉलीडे होती है। जब वो ट्रैवल नहीं कर रही होती, वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करना पसंद करती हैं। 8 साल से वो शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने कई बार सोचा है कि उनको बच्चे करने चाहिए या फिर नहीं, और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चे नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि एक ऐसा डिसीजन है जिसको उन्होंने कभी रिग्रेट किया ही नहीं। कपल की शादी बहुत लेट हुई थी। वो 33 साल की थी और उनका हस्बैंड 39 साल का। उन्होंने कहा कि उनके कई दोस्तों के बच्चे हैं, पर उन्होंने नोटिस किया कि उनको कई चीजों को सैक्रिफाइस करना होता है बच्चों की वजह से। सुचिस्मिता कहती है कि मैं बच्चों को शुरू से ही पसंद करती हूँ, मैं उनकी फेवरेट आंट हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी रुक जाए। अगर मैं आज डिसाइड करूं कि मैं वीकेंड के लिए ट्रैवल करना चाहती हूं या फिर काम करने के बाद फ्रेंड्स के साथ चिल करना चाहती हूं, मुझे टेंशन नहीं लेनी होगी मेरे बच्चे के स्कूल, होमवर्क या फिर एग्जाम्स के बारे में। मैं बिना गिल्टी फील करे वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हमारे समाज में महिलाओं की राइट्स के लिए प्रोग्रेस हुई है, जिसकी वजह से अब कई महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी हैं, और उनमें से कई महिलाओं ने रियलाइज किया है कि उनकी जिंदगी में उनका करियर सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। इस चीज की वजह से कई वर्किंग वुमेन बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, और इस चीज के लिए हम बस उन महिलाओं पर दोष नहीं डाल सकते। 2021 की एक अशोका यूनिवर्सिटी की स्टडी ने दिखाया कि महिलाओं काम पर वापस जाने से कतराती हैं एक बच्चे पैदा करने के बाद, क्योंकि उनको कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उनको काम पर इग्नोर कर दिया जाता है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता और अपने कोलीग से भी नहीं। कई महिलाओं ने ये बात करी है कि इंटरव्यू के दौरान भी उनसे कई बार पूछा जाता है कि क्या आप बच्चे पैदा करोगी या फिर नहीं। हायरिंग मैनेजर डर जाता है कि अगर ये बच्चे पैदा करेंगी तो मेरे लिए काम कब करेंगी। ऐसे एटीट्यूड की वजह से वर्किंग वुमेन सोचती हैं कि उनके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो वो करियर पर कंसंट्रेट करें या फिर बच्चे पैदा करें। मिडिल का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये करियर एस्पिरेशंस कई बार बस वर्किंग वुमेन की नहीं बल्कि एक कपल की भी होती है। A lot of that has to be with what my ambitions in life were when I was in college, and nothing of that involved kids at all. When I got married, which was 13 years back, I did meet a person who had a similar interest of not having kids. We wanted to, very materialistically speaking, make good for ourselves, have assets, have properties, have a career, have ambitions. So we did not want to come back home to another responsibility. वो कहते कि उनकी एम्बिशन हरदम से ये थी कि वो पैसे कमाएं और जिंदगी अच्छी तरह जिए। अब उस जिंदगी में बच्चे फीचर नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्चे नहीं पैदा करे।
बच्चे ना पैदा करने के लिए कई कपल्स एक और कारण देते हैं. Then we also start thinking through the fact that, hey, is it really important to add one more consumer in this world? We have enough people in the world already. There's enough carbon footprint that both of us have. Do we want to add on to the miseries of the world? कई environmentally conscious couples इसी वजह से child free रहना चाहते हैं. वो कहते हैं कि 1970 से CO2 emissions roughly 90% तक बढ़े हैं. पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिसके पीछे एक मेजर कारण ओवर पॉपुलेशन है. जैसे 2017 की रिसर्च ने दिखाया कि अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी तो अगली सेंचुरी तक एमिशन 35% तक कम हो सकते हैं. साइंस, टेक्नोलॉजी और पैसों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहता हूँ और बच्चे ना पैदा करना बेस्ट तरीका है. ये कहना था आकाश का, जिन्होंने चाइल्ड फ्री रहने का निर्णय लिया. और इसकी वजह से एक नई फिलॉसफी भी क्रिएट हुई है, एंटी नेटलिज्म. एंटी नेटलिस्ट मानते हैं कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक बहुत बुरी चीज है. वो कहते हैं कि इस दुनिया में इतना दर्द है तो हम एक नए मनुष्य को क्यों लेकर आए इस दुनिया में. Might help climate change in a way because अगर इंसान ही नहीं हो गए तो इंसान से जो पोल्यूशन क्रिएट होने वाला है, कंजम्पशन क्रिएट होने वाला है, वो भी नहीं होगा. पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, there would be no demand for goods and services. It will naturally affect the climate because the CO2 production would be much lesser. 33 साल के निखिल और उनकी बीवी एक दूसरे इश्यू से कंसर्न थे. I stay in Delhi. I realize that Delhi is probably not the best place to raise a child. The pollution and like all of that, I wouldn't want anyone to suffer through that, and safety and all of that. Like if you have a girl child, right, like you're just like constantly thinking about her safety all the time. So a lot of those factors combined, we realize that I think this is a good life. इंटरनेट की वजह से अब अवेयरनेस बढ़ गई है. 20 साल पहले मैं शायद बस अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता हूँगा, पर आज मैं हमारे एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के बारे में भी सोचता हूँ. ये कहना था अश्विन का, जो एक IT प्रोफेशनल है, जिन्होंने अपनी बीवी के साथ डिसाइड किया कि वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे. पर क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? And nothing of that involved kids at all. We want to add on to the miseries of the world. I don't feel like having a children, and I had already decided that I don't want to have. अगर कोई पर्सनली चॉइस ले रहा है एक डिंक लाइफस्टाइल जीने की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये उनकी जिंदगी है और उनके पास राइट है अपनी जिंदगी अपने रूल्स के साथ जीने की. पर एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी में प्रॉब्लम ये आती है कि चाहे वो डिसीजन एक इंडिविजुअल के लिए सही हो, पर सोसाइटी के लिए शायद वो गलत हो. जैसे समझते हैं कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है. एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूँ, और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है. अब इंडिया की राइजिंग पॉपुलेशन के बारे में कई समय से बात चल रही है. हमें भी स्कूल में यही सिखाया गया है कि हमारे देश की कई प्रॉब्लम्स की वजह ओवर पॉपुलेशन है. पर अब सिचुएशन बहुत बदल रही है. 2022 के लेटेस्ट सरकारी डेटा के हिसाब से इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अब बस 2.0 है. टोटल फर्टिलिटी रेट होती है कि एक एवरेज महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है, जो अभी इंडिया में है 2.0. और डिफरेंट स्टेट्स की TFR डिफरेंट है. यूनाइटेड नेशंस कहती है कि 2.1 का TFR चाहिए होता है किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए. क्योंकि इंडिया की फर्टिलिटी रेट अब 2 हो गई है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन गिरेगी. अब ये चीज इमीडिएटली नहीं होगी. रिसर्चर्स ने कहा है कि अगले 30 सालों तक इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारे देश में कई नौजवान लोग हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं. इस चीज को कहा जाता है पॉपुलेशन मोमेंटम. पर जब ये पॉपुलेशन मोमेंटम रुक जाएगा तब पॉपुलेशन गिरने लगेगी. ये हमने कई देशों में देखा है, जैसे जापान. Japan is facing a demographic crisis. The Southeast Asian country witnessed a massive drop in its population last year. और जब पॉपुलेशन गिरती है तो उसका एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर. क्योंकि आप ये समझ लो कि किसी भी इकोनॉमी में काम करते हैं नौजवान लोग, पर बेनिफिट्स उठाते हैं बुजुर्ग लोग. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी सोसाइटी में कि आप अपनी नौजवानी में काम करो, जब आप करोगे काम तो आपके बुढ़ापे में सरकार आपकी मदद करेगी पेंशन बेनिफिट्स के साथ. ऐसा बस जापान और सिंगापुर जैसे देशों में नहीं हो रहा, बल्कि सिक्किम, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हो रहा है. बुजुर्ग लोगों के लिए किसी भी सरकार को बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं. जापान में 11% GDP हेल्थ केयर पर खर्च करी जा रही है. बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारा देश ग्रो इसलिए करेगा क्योंकि इतने नौजवान लोग हैं हमारे देश में. पर इस एडवांटेज की भी एक टाइम लिमिट है. जैसे पॉपुलेशन गिरने लग गई, उसके साथ ही डेमोग्राफिक डिविडेंड भी गिरने लग जाएगा. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से आएगी? और चाइना के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें ये सीख मिली है कि एक बार जब पॉपुलेशन गिरने लग जाए तो उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है.
ओवर पॉपुलेशन के डर की वजह से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। उस चीज के बाद पॉपुलेशन गिरने लग गई। चाइनीज सरकार को रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है, हमें नौजवान लोग चाहिए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पर चाहे कितने भी इंसेंटिव दे रही है चाइनीज सरकार, कई कपल्स एक से ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। अब आप बोलोगे कि मोहक ये प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा जनता है तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। अगर हम ये आर्गुमेंट मान भी लें तो कई दूसरे आर्गुमेंट्स भी हैं, स्पेशली एंटी नेटलिज्म के खिलाफ। अब याद है कि एंटी नेटलिस्ट वो हैं जो ये मानते हैं कि ये दुनिया बहुत ही खराब है, इस वजह से बच्चों को इस दुनिया में लाना एक जुर्म है। वो कहते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस से हमारा दर्द कम होता है और हर कोई इस दुनिया में एक बोझ है। एंटी नेटलिस्ट के आर्गुमेंट्स के खिलाफ कई काउंटर आर्गुमेंट दिए गए। पहली चीज है कि वो कहते हैं कि इस दुनिया में आने से दर्द ही मिलता है, पर इस चीज के खिलाफ हमारे पास कोई काउंटर फैक्चुअल है नहीं। इस दुनिया में क्या ना आने से दर्द मिलता है या फिर नहीं, वो हमें पता नहीं है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया में आने से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और अगर नहीं है तो हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये दुनिया बहुत खराब है, इसलिए कोई भी इस दुनिया में आएगा वो एक बोझ बन जाएगा, बुरे एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा। पर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज जो दुनिया है उससे ज्यादा कभी अमीर और पीसफुल ये दुनिया कभी हुई नहीं है। चाहे अभी हमारी जिंदगियों में कई दुख दर्द हो, पर इसके बारे में कोई दोहराए नहीं है कि पर कैपिटा इनकम्स हाईएस्ट हैं आज की दुनिया में कंपेयर टू किसी भी इतिहास में। 200-300 साल पहले वायलेंस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लोगों को चीर फाड़ के मारना कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो अगर आज की दुनिया इतनी बेकार है तो फिर इतिहास तो और ही बेकार था। और अगर हम वो लॉजिक यूज करें तो मनुष्य को इस ब्रह्मांड में कभी आना ही नहीं चाहिए था। अब इसके खिलाफ एंटी नेटलिस्ट ये कह सकते हैं कि वायलेंस या फिर गरीबी से पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, पर ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत यूनिक इवेंट है कि ना कोई एक जंग है ना फिर कोई इकोनॉमिक कोलैप्स। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो हम क्यों बच्चे पैदा करेंगे एक ऐसी दुनिया में जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब इस चीज के खिलाफ आर्ग्यू करना मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होने वाला है। पर क्या ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करने के लिए पॉपुलेशन कम करने से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या फिर ये करना सबसे इफेक्टिव तरीका है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पैदा करना बहुत आसान है हमारे समाज में। ऑनेस्टली रियल एस्टेट कॉस्ट और स्कूल की फीस ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हमारे समाज को सोचना होगा। नीना गुप्ता की एक क्लिप वायरल हो रही है जहाँ वो कहती हैं कि ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आदमी प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगा तब बराबर हो जाएंगे। और ये बात सच है। प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया में हमारा समाज तो इवॉल्व किया है जहाँ मर्दों और महिलाओं को एक नजर से देखा जा रहा है, पर बायोलॉजिकली वो एवोल्यूशन नहीं आया है। बच्चे पैदा करने की पेनल्टी ज्यादा महिलाओं पर ही है अभी, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या फिर करियर हो। तो अगर हमारा समाज चाहता है कि बच्चे पैदा करना आसान हो, हमें ये भी सोचना होगा कि हम महिलाओं की जिंदगी कैसे बेहतर करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिंक क्या डिंक वार्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। डिंक वार्ड्स है डबल इनकम, नो किड्स विद अ डॉग। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो भी देखना। हमने ऐसी प्रॉब्लम को टैकल किया था पर सिक्किम के बारे में। आप शायद जानते ना हो पर सिक्किम सरकार इंसेंटिव दे रही है लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन गिर रही है। हाँ, ये उसी देश में है जहाँ हमें लगता है कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को जरूर देखना।